मैंने हाल ही में एक किताब पढ़ी जिसका नाम बस खरीदते रहो है, और इससे मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी 20 के दशक में पैसे के साथ 4 बड़ी गलतियां की। गलती नंबर 1, ज्यादा बचत पर ध्यान देना। एक सवाल पूछता हूँ, इनमें से कौन सा आदमी एक दिन में ज्यादा कैलोरी जलाता है? मुझे पता है कि ये एक फाइनेंस वीडियो है, लेकिन थोड़ी देर रुको, सब समझ में आ जाएगा। बाएं वाले आदमी होजा जनजाति का है, जो तंजानिया के सवाना में रहता है, और दाएं वाले आदमी एक बड़े शहर में बैठा है, ज्यादातर दिन ऑफिस में या घर पर कंप्यूटर के पीछे। लेकिन होजा जनजाति का आदमी एक शिकार गृहस्थ है, मतलब उसे अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए दिन भर चलना पड़ता है। आप सोचते होंगे कि बाएं वाला ज्यादा कैलोरी जलाता है, सही? पर सच ये है कि दोनों एक ही मात्रा में कैलोरी जलाते हैं, चाहे एक बहुत एक्टिव हो और दूसरा नहीं। शायद आपको ये मानना मुश्किल हो, लेकिन 2012 में होजा जनजाति पर एक वैज्ञानिक अध्ययन हुआ था जो इसे साबित करता है। समझने के लिए कि ऐसा क्यों है, आपको ये जानना होगा कि हमारा शरीर ऊर्जा कैसे इस्तेमाल करता है। 70 से 90% ऊर्जा तो बस आपको जिंदा रखने में लगती है। दूसरे शब्दों में, आपका मेटाबॉलिज्म और खाने को पचाने की प्रक्रिया। दूसरी तरफ, शारीरिक गतिविधि केवल 10 से 30% ऊर्जा खपत करती है। यही कारण है कि आप वजन कम करने में मेहनत करते हैं, फिर भी वजन कम नहीं होता, भले ही आप जिम जाते हैं और दिन भर एक्टिव रहते हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर दोनों लोग एक समान कैलोरी जलाते हैं, तो होजा जनजाति के लोग तो दुबले और फिट हैं, जबकि शहरी लोग जो कंप्यूटर के पीछे बैठते हैं वो ओवरवेट हैं। इसका सरल उत्तर ये है कि वो ज्यादा खाते नहीं हैं, जबकि हम खाते हैं। सालों से हमें ये बताया गया है कि वजन कम करने के लिए हमें एक्सरसाइज और डाइट पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन होजा जनजाति पर हुआ रिसर्च ये बताता है कि एक्सरसाइज वजन घटाने का टूल नहीं है। ये सिर्फ एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अच्छा है। असल में आपका डाइट सबसे ज्यादा मायने रखता है। अब मैं ये सब आपको फाइनेंस वीडियो में क्यों बता रहा हूँ? ठीक उसी तरह जैसे वजन कम करने के लिए 2 पारंपरिक तरीके होते हैं, पैसे बचाने के लिए भी 2 तरीके हैं, खर्चे कम करना और आय बढ़ाना। हमने सीखा है कि वजन कम करने में शारीरिक गतिविधि का योगदान कम होता है। तो क्या ये संभव है कि पैसे बचाने के 2 तरीकों में से एक कम असरदार हो? हाँ, ऐसा है। खर्चे कम करना ज्यादा प्रभावी तरीका नहीं है। फिर भी इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स और किताबें हैं। खर्चे कम करने में 2 बड़ी समस्याएं हैं। खर्चे कम करने का असर बहुत कम होता है, जैसे वजन कम करने में एक्सरसाइज का। ये कम आय वाले लोगों के लिए काम नहीं करता। कई लोग महीने के अंत में खर्चों को कवर करने के लिए उधार लेते हैं। अगर आपकी आय $1000 है और खर्चे $1100 हैं, तो आप कहाँ से खर्चे कम करेंगे? इसका मतलब ये नहीं है कि हमें खर्चे कम करने की किताबों को बिल्कुल नज़रअंदाज करना चाहिए। नहीं, जहाँ भी हो सके खर्चे कम करें और अपनी खर्चों की निगरानी करें, ताकि ये पता चले कि आप अनावश्यक चीज़ों पर पैसे बर्बाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा को अपनी आय बढ़ाने में लगाएं। गलती नंबर 2, निवेश पर ज़्यादा ध्यान देना। लेखक कहते हैं कि जब मैंने वित्तीय किताबें पढ़ना शुरू किया, तो मैंने देखा कि कुछ सलाह बार बार आती थी, जैसे अपने खर्च कम करो, विविधता लाओ और लंबी अवधि के लिए निवेश करो। इसलिए मैंने ये सलाह मान ली। ये सलाह गलत नहीं थी, लेकिन इसने मुझे गलत चीज़ों पर ध्यान देने पर मजबूर कर दिया। मेरे पास सिर्फ कुछ हजार थे, फिर भी मैंने अपने निवेश के फैसलों का सैकड़ों घंटे विश्लेषण किया। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी आय और खर्च का क्या हाल है। मैं अक्सर सहकर्मियों के साथ बाहर जाता था और $100 खर्च कर देता था। ये कितनी मूर्खता थी। अगर मेरे पास $1000 की निवेश करने योग्य संपत्ति थी, तो 10% वार्षिक रिटर्न पर मैं केवल $100 कमाता, लेकिन मैं उस रकम को एक रात के खाने पर बर्बाद कर देता। एक रात बाहर न जाकर मैं एक साल में निवेश के रिटर्न के बराबर पैसे बचा सकता था। आप समझ सकते हैं कि मेरी वित्तीय प्राथमिकताएं कितनी गड़बड़ थीं। अब इसकी तुलना करें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके पास $10 मिलियन हैं। यदि उनकी निवेश में 10% कमी आती है, तो वे $1 मिलियन खो देंगे। क्या आप सोचते हैं कि वे एक साल में $1 मिलियन बचा सकते हैं? बहुत मुश्किल। इसीलिए $10 मिलियन वाले व्यक्ति को अपने निवेश के बारे में ज्यादा सोचना पड़ता है। सरल शब्दों में, बचत गरीबों के लिए है और निवेश अमीरों के लिए। आप शायद पूछ रहे होंगे कि मैं कैसे पता करूं कि क्या ये बचत का समय है या निवेश का। यहाँ एक सरल तरीका है।
पहले ये जानें कि आप अगले साल कितनी आसानी से बचत कर सकते हैं। मान लीजिए, अगर आप महीने में $1,000 बचाने की उम्मीद करते हैं, तो साल में आपकी कुल बचत $12,000 होनी चाहिए। फिर ये पता करें कि आपकी निवेश से कितनी कमाई होने वाली है। इन दोनों नंबरों की तुलना करें और उस पर ध्यान दें जो अधिक हो। यदि आपकी बचत अधिक है, तो आपको पैसे बचाने और अपने निवेश में जोड़ने पर ध्यान देना चाहिए। अगर इसके विपरीत है, तो आपको अपने पैसे को निवेश करने के मिस्टेक नंबर 3, एक निश्चित बचत प्रतिशत पर अड़े रहना। जब आप ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आपको कितना पैसा बचाना चाहिए, तो आपको अक्सर सलाह मिलेगी जैसे अपनी आमदनी का 20% बचाओ, 10% बचत में लगाओ, या इस उम्र तक ये अमाउंट बचत में होना चाहिए। लेकिन इस सलाह के साथ दो बड़ी समस्याएं हैं। आमदनी के स्तर अलग अलग होते हैं। ये मान लेना कि सभी लोग एक ही दर पर बचत कर सकते हैं गलत है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में जो लोग सबसे निचले 20% में आते हैं, वो केवल 1% बचाते हैं, जबकि टॉप 20% वाले लगभग 24% अपनी आमदनी बचाते हैं। आमदनी का स्थिर रहना, ये सोच लेना कि आमदनी समय के साथ स्थिर रहती है, भी सही नहीं है। जब आप सिंगल होते हैं, तो आपकी आमदनी की स्थिरता ज़्यादातर आप पर निर्भर करती है। लेकिन जब आप शादी करते हैं, तो अब सिर्फ आपकी नौकरी की चिंता नहीं होती, बल्कि आपके साथी की नौकरी की भी होती है। इससे आमदनी कम स्थिर हो जाती है। इसके अलावा, आपकी आमदनी और खर्चे जीवन के अलग अलग चरणों में बदलते रहते हैं, जिससे 20% जैसे स्थिर बचत प्रतिशत पर टिके रहना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब मैं यूनिवर्सिटी में था, तो मैं एक कंपनी में काम भी कर रहा था। तब मैं छात्र था, तो डॉर्म में रह सकता था और यूनिवर्सिटी की कैफेटेरिया से सस्ता खाना खा सकता था। इस वजह से मैं अपनी आमदनी का 50% आसानी से बचा सकता था। लेकिन जब मैं शादी करके फ्लैट में गया, तो मैं मुश्किल से 3% ही बचा सका। इस बदलाव ने मुझे बहुत बुरा महसूस कराया, क्योंकि मैं पहले जितना नहीं बचा पा रहा था। यही एक निश्चित बचत दर पर अड़े रहने की सबसे बड़ी समस्या है। अगर जीवन गतिशील है, तो बचत की दर स्थिर क्यों होनी चाहिए? इसलिए सबसे अच्छा सुझाव यही है कि आप जितना बचा सकते हैं, उतना बचाएं। अगर आप सिंगल हैं और 40% बचा सकते हैं, तो वो बचाएं। अगर आप शादीशुदा हैं और सिर्फ 2% बचा पा रहे हैं, तो वही बचाएं। इस तरह के लचीले नज़रिए को अपनाने से आप वित्तीय तनाव कम कर सकते हैं और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। पैसे अक्सर लोगों के लिए तनाव का कारण बनते हैं, लेकिन अपनी बचत की रणनीति को अपने हालात के अनुसार ढालने से काफ़ी फर्क पड़ सकता है। ना बचाओ। गलती नंबर 4, पैसे को गलत तरीके से खर्च करना। खर्च करने के दो तरीके होते हैं। एक, लोग बिना किसी गिल्ट के पैसे खर्च करते हैं, और दूसरे, लोग हर खरीद पर गिल्ट और चिंता महसूस करते हैं। आजकल बहुत से फाइनेंशियल एडवाइजर्स दूसरे ग्रुप का समर्थन करते हैं और हर खरीद पर आपको सवाल करने पर मजबूर कर देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, पैसे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आपको हर बार प्राइस टैग देखकर डरना नहीं चाहिए। लेखक दो टिप्स देते हैं जो आपको गिल्ट फ्री तरीके से खर्च करने में मदद कर सकते हैं। पहली टिप है 2 गुना नियम। जब भी आप कुछ स्प्लर्ज करना चाहते हैं, उस पैसे का एक समान हिस्सा निवेश करना है। इससे आपको खरीदारी में गिल्ट महसूस न खर्च करें, जो आपकी दीर्घकालिक संतोष को बढ़ाती हैं। सबसे मुश्किल हिस्सा ये है कि आपको ये पता लगाना है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें आपको खुश करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर हर दिन कॉफ़ी पीना आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और आपको अच्छा लगता है, तो आपको इसे करना चाहिए। मैं खुद हर दिन स्टारबक्स से कॉफ़ी खरीदता हूँ। पहले मुझे $5 खर्च करने पर गिल्ट होती थी, लेकिन मैंने समझा कि ये मेरी प्रोडक्टिविटी के लिए फ़ायदेमंद है। आपको यह समझना होगा कि आपकी खुशी बढ़ाने वाली चीज़ सबसे अच्छा खर्च करने का तरीका वही है जो आपके लिए सही हो। ये समझें कि आपको क्या खुश करता है और उसी पर ज़्यादा खर्च करें, जबकि उन चीज़ों पर खर्च कम करें जो आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं जोड़ती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो मुझे लगता है कि आपको द ऑटोमेटिक मिलियनेयर नामक किताब का सारांश भी पसंद आएगा। आप शायद इसे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको और मदद चाहिए, तो बेझिझक पूछिए।